हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू AY एजुकेशन अड्डा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों से पॉलिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। और हमने जो पॉलिटी की चैप्टर वाइज MCQs सीरीज स्टार्ट की थी, उसी सीरीज का ही ये पार्ट है एक। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। हमारा क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है, कह रहा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन 1928 1928 में। जो साइमन कमीशन था वो 1928 में भारत आया था। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड और जानकारी कुछ वो ये है कि जो साइमन कमीशन था, इसका इस्टेब्लिशमेंट 1927 को लंदन में हो चुका था और ये भारत में आया था 1928 को। फ्रेंड्स, इसके आने का जो पर्पस ये था कि 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जब भारत में आया था, तो उस अधिनियम के तहत भारत के प्रांतों में द्वैध शासन अप्लाई किया गया था और उस द्वैध शासन की समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन भेजा गया था ब्रिटेन से। फ्रेंड्स, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये डिसीजन लिया था कि हर 10 ईयर के बाद, मतलब हर 10 ईयर के बाद में एक आयोग भारत भेजा जाएगा जो कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत लागू की गई द्वैध शासन की समीक्षा करेगा। तो फ्रेंड्स, जो साइमन आयोग था, ये द्वैध शासन की समीक्षा करने के लिए भारत में भेजा गया था, जो कि आया था भारत में 1928 में। तो फ्रेंड्स, अगर सबसे पहले बात की जाए कि ये 1928 में किस जगह पे आया था, तो फ्रेंड्स, ये सबसे पहले आया था मुंबई में। और आप सभी लोग इस बात को जानते होंगे कि जो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय थे, इनकी मृत्यु जो थी वो जब ये आयोग भारत में आया था, तो इंडियंस ने इसका बहुत अच्छे तरीके से विरोध किया था। और विरोध करने की वजह ये थी क्योंकि इसमें सारे के सारे जो मेंबर्स थे वो ब्रिटिशर्स थे, एक भी इसमें इंडियंस नहीं था। तो इंडियंस को जगह ना दी जाने के कारण ही भारतीय लोग इसका विरोध कर रहे थे। तो लाहौर में इसी के विरोध में धरना प्रदर्शन चल रहा था। उसी प्रदर्शन में एक ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर जनरल स्कॉट, उसने लाठी चलाने का आदेश दिया था और उसी लाठी चार्ज के दौरान पर पंजाब केसरी श्री लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। तो फ्रेंड्स, ये सारी की सारी जानकारी थी क्वेश्चन नंबर 51 से रिलेटेड। उम्मीद है कि आप लोगों को 51 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 52 हमारा कह रहा है कि साइमन कमीशन में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। जो साइमन आयोग था, उस आयोग में नंबर ऑफ मेंबर्स टोटल कितने थे। तो फ्रेंड्स, इसमें जो नंबर ऑफ मेंबर्स थे वो थे 7, यानी कि 7 सदस्य थे इसमें टोटल। इसका जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जो साइमन आयोग था, इसमें टोटल 7 सदस्य थे। फ्रेंड्स, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। 53 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आयोग को श्वेत आयोग के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने आपको पीछे बताया था कि जो साइमन आयोग था, इस आयोग में सारे के सारे मेंबर जो थे वो ब्रिटिशर्स थे और चूंकि ब्रिटिशर्स को ही श्वेत बोला जाता था, तो ये आयोग जो होगा, साइमन आयोग जो होगा, इसी आयोग को श्वेत आयोग बोला जाएगा। जो साइमन आयोग होगा, इसी आयोग को श्वेत आयोग बोला जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था क्वेश्चन नंबर 53। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 हमारा कह रहा है कि साइमन आयोग वापस जाओ, साइमन गो बैक का नारा सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था। तो फ्रेंड्स, जो साइमन गो बैक का नारा था, ये सबसे पहले दिया गया था यूसुफ मेहर अली के द्वारा। किसके द्वारा? यूसुफ मेहर अली के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो आप लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर लीजिएगा। जो इसका आंसर होगा वो होगा यूसुफ मेहर अली के द्वारा। फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 55 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड मैं आपको 3 क्वेश्चन क्लियर करूंगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि स्वराज का नारा सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया। तो फ्रेंड्स, जो स्वराज का नारा था, ये सबसे पहले दिया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अब फ्रेंड्स, बात यहाँ पर स्वराज की आती है
बात स्वराज शब्द की आती है, तो स्वराज शब्द जो था ये सबसे पहले दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज शब्द दिया था बाल गंगाधर तिलक ने, और इसका जो इस्तेमाल था वो सबसे पहले किया था दयानंद सरस्वती जी ने। स्वराज शब्द का अगर इस्तेमाल देखा जाए सबसे पहले तो वो किया था दयानंद सरस्वती जी ने, और इस शब्द को दिया था बाल गंगाधर तिलक ने, और इसका नारा दिया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये तीनों के तीनों क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 56 कह रहा है कि नेहरू रिपोर्ट में सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी। जो नेहरू रिपोर्ट थी वो सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं आपको नेहरू रिपोर्ट के बारे में बताता हूँ कि नेहरू रिपोर्ट आखिर में थी क्या। फ्रेंड्स जिस समय साइमन आयोग भारत में आया था उस समय भारत का जो राज्य सचिव था वो था लॉर्ड बर्कनहेड। आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जिस समय साइमन आयोग भारत में आया था तो उस समय इंडिया का जो राज्य सचिव था वो कौन था, तो वो था लॉर्ड बर्कनहेड। तो उसने साइमन आयोग के प्रोटेस्ट को देख करके या इसके विरोध प्रदर्शन को देख करके जो मोतीलाल नेहरू जी थे वो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो मोतीलाल नेहरू से उसने एक मुलाकात की थी, और उसी मुलाकात में जो नेहरू जी थे, मोतीलाल नेहरू जी थे, इन्होंने स्वराज की मांग की थी। तो उसने ये शर्त लगाई थी कि हमें आपको, जो बर्कनहेड था, बर्कनहेड ने ये बोला था कि हमें आपको स्वराज देने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन इससे पहले आप हमें ये इंश्योर कीजिए कि आप भारत की शासन व्यवस्था चलाएंगे कैसे। जो आपके पास, क्योंकि इंडिया में उस समय कोई संविधान भी नहीं था, तो जिस संविधान की रास्ते पे चलकर हमारा देश चलाया जा सके, तो उसी के लिए जो लॉर्ड बर्कनहेड था उसी ने मोतीलाल नेहरू जी से ये सिफारिश की थी कि आप एक रिपोर्ट तैयार कीजिए और उस पूरी की पूरी रिपोर्ट को एक असेंबली बुलाइए, और उस असेंबली में सारे आपके जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सभी के सभी मेंबर्स को बुलाइएगा और उनके सामने उस रिपोर्ट को पेश किया जाए। अगर सब सहमति बनती है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आपकी रिपोर्ट पेश हो जाएगी तो मैं आपके हाथों में भारत देश की शासन व्यवस्था सौंप दूंगा। तो ये जो थी सिफारिश की गई थी लॉर्ड बर्कनहेड के द्वारा, तो उसी के लिए मोतीलाल नेहरू ने एक मसौदा तैयार किया था जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, और यही नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी। उसमें सारे के सारे इंडिया के जितने भी उस समय के पॉलिटिकल पार्टीज थे या पॉलिटिकल जो भी सदस्य रहे होंगे वो सारे के सारे, जब उनके सबके सामने ये रिपोर्ट पेश की गई थी, तो वहाँ पर जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग ने इसके पक्ष में वोट नहीं किया था, और मुस्लिम लीग की ही वजह से जो नेहरू रिपोर्ट थी पूरी की पूरी तरह से फेल हो गई थी। क्योंकि लॉर्ड बर्कनहेड जानता था ये बात, क्योंकि अंग्रेजों ने उस समय भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच में बहुत ज़बरदस्त खाई पैदा कर रखी थी, तो इसीलिए उसने जानबूझकर ये शर्त लगाई थी जिससे कि ये शर्त इनकी कभी पूरी ना हो पाए और जो स्वराज था वो स्वराज इन्हें ना मिल पाए। तो फ्रेंड्स ये थी नेहरू रिपोर्ट। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी तो इस समय या जब नेहरू रिपोर्ट बनी थी तो इसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे। तो फ्रेंड्स इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स जो थे वो थे 11 सदस्य थे टोटल। नेहरू रिपोर्ट में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 11 थे। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि मौलिक अधिकारों की सबसे पहले लिखित मांग किसके द्वारा की गई थी। तो फ्रेंड्स जो फंडामेंटल राइट्स थे इसकी जो मांग थी वो सबसे पहले की गई थी मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स की लिखित मांग मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लीजिएगा इसको। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था वो हुआ था नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक चला था। कहीं कहीं पर ऑप्शन में आपको इस तरीके से मिलेगा कि 1930 पहला गोलमेज सम्मेलन और 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तो फ्रेंड्स वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर जो उसका एग्जैक्ट टाइम पीरियड था गोलमेज सम्मेलन का वो मैंने आपको बताया है। जो उसका एग्जैक्ट प्रथम गोलमेज सम्मेलन का एग्जैक्ट टाइम था वो था नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। और सेकंड ऑप्शन के बारे में बता दूं मैं आपको, जो सेकंड ऑप्शन है ये है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो हुआ था सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक। फ्रेंड्स जो थर्ड ऑप्शन है कह रहा है कि नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 तक, ये है तृतीय गोलमेज सम्मेलन।
ये है तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो यहाँ से हर क्वेश्चन में मैं 1, 2 या मैक्सिमम 3, 4 क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स। अगर यही मैं अलग अलग क्वेश्चन रखूँगा तो वीडियो भी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, तो थोड़ा वो इरिटेटिव होता है। तो यही चीज़ थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे कि एक क्वेश्चन से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं आप लोगों को कवर करने की कोशिश करता हूँ। अब फ्रेंड इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्वेश्चन पूछता है कि बताइए गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो जो गांधी जी थे, गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, और दूसरे ही गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भी भारत के लिए मौलिक अधिकारों की मांग की थी। और अगर बात करें तीनों गोलमेज सम्मेलन की, तो जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, और कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में अपना प्रतिनिधि भेजा था, वो भेजा था गांधी जी के रूप में। इसके अलावा किसी गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं गया था। तो फ्रेंड्स जो अंबेडकर साहब थे, उनके तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की एक वजह थी। पिछले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर हमने 51 पढ़ा था, उसमें हमने पूछा था कि साइमन आयोग का पूरे इंडिया में सभी ने विरोध किया था। फ्रेंड्स जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने साइमन आयोग का स्वागत किया था, और सफ़ी ग्रुप ऑफ मुस्लिम लीग ने भी इसका स्वागत किया था। उसकी वजह ये थी कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, ये दलित सुधार आंदोलन चलाया करते थे, और दलित को जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, ये बहुत मतलब एक इक्वल निगाहों से देखते थे, बराबर से देखते थे, वो उनको समान अधिकार दिया करते थे। और इंडिया में उस समय चूँकि इतनी सारी प्रथाएं चल रही थी, कहीं छुआछूत, कहीं कुछ, तो इन सब की वजह से हमारे समाज में इक्वलिटी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं इसी चीज़ को देखते हुए जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने साइमन आयोग का भी स्वागत किया था, और वो तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लेने गए थे। तो फ्रेंड्स ये थी इंपॉर्टेंट जानकारी क्वेश्चन नंबर 58 से रिलेटेड। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 हमारा कह रहा है कि प्रांतीय द्वैध शासन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत हटाया गया था। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, भारत शासन अधिनियम 1935। जो भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, इस अधिनियम के तहत भारत में प्रांतीय द्वैध शासन हटा लिया गया था। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रांतों से हटा करके केंद्र में लगा दिया गया था, प्रांतों से हटा करके केंद्र में लगा दिया गया था। और इसी भारत शासन अधिनियम के तहत 1935 के ही भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतीय द्वैध शासन हटा करके उसको केंद्रीय द्वैध शासन लगा दिया गया था, केंद्र में अप्लाई कर दिया गया था। फ्रेंड्स ये थी जानकारी क्वेश्चन नंबर 59 से रिलेटेड। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम प्रस्तावना विहीन था। मतलब इसका ये हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ऐसा जिसकी कोई प्रियम्बल नहीं थी, जो बिना प्रस्तावना के भेजा गया था ब्रिटेन से। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन 1935, 1935। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम था, ये पूरी की पूरी तरीके से प्रस्तावना विहीन था। ये जो ऑप्शन है आपका, ये प्रस्तावना विहीन था। और इसमें जो प्रियम्बल थी, इसमें जो प्रस्तावना थी, वो ली गई थी 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। अब जो 1919 का भारत शासन अधिनियम है, इसी को ही तो हम लोग कहते हैं क्या कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम किसे कहा जाता है, तो वो भारत शासन अधिनियम 1919 को ही बोला जाता है। फ्रेंड्स अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 हमारा कह रहा है कि भारत में संघीय सरकार की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी। भारत में संघीय सरकार की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी। तो भारत में संघीय सरकार की स्थापना जो थी वो की गई थी 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में संघीय सरकार की स्थापना की गई थी। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि भारत में स्वशासन व्यवस्था की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी। फ्रेंड्स स्वशासन का मतलब ये होता है कि जो सेल्फ रूल होते हैं, सेल्फ रूल होगा, वहाँ पर हम ही लोग अपना कानून बनाएंगे और हम ही लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए।
तो उसी को ही स्वशासन व्यवस्था कहते हैं, सेल्फ रूल कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935 का भारत शासन अधिनियम। जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था, इसी अधिनियम के तहत भारत में सबसे पहले स्वशासन व्यवस्था लागू की गई थी। फ्रेंड्स अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संघीय न्यायपालिका की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी। जो संघीय न्यायपालिका थी इसकी स्थापना भी की गई थी 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई थी। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी टिक कर लीजिएगा। ये कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत कितने प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया था। तो फ्रेंड्स द्विसदनीय विधानमंडल का मतलब ये हुआ कि भारत में 1935 के समय में 11 प्रांत हुआ करते थे और उन 11 प्रांत में से 6 प्रांत ऐसे थे। कितने प्रांत? 6 प्रांत ऐसे थे जिनमें द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित कर दिया गया था। अब द्विसदनीय विधानमंडल का मतलब समझ लेते हैं। तो जो विधानमंडल होता है इसमें 2 सदन होते हैं, एक अपर हाउस होता है और एक लोअर हाउस होता है। तो जो अपर हाउस होता है उसको बोलते हैं विधान परिषद, जो लोअर हाउस होता है उसको बोलते हैं विधानसभा। तो फ्रेंड्स उस समय जो 6 प्रोविंसेस थे, उन 6 प्रोविंसेस में, क्योंकि टोटल 11 थे लेकिन उनमें से 6 प्रोविंसेस में विधान परिषद और विधानसभा की स्थापना की गई थी। तो वो 6 जो प्रोविंस थे, मैं उन सारे के सारे प्रोविंस को बता रहा हूँ, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। कि जो पहला प्रांत था जिसमें विधानसभा और विधान परिषद की स्थापना की गई थी, तो पहला था बंगाल, जो कि बंगाल भी एक प्रांत था। बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटेन अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई थी, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास तीनों के थ्रू। तो सबसे पहले हमारा जो प्रोविंस होगा वो होगा बंगाल, इसके बाद होगा बम्बई, इसके बाद होगा मद्रास, फिर बिहार, फिर संयुक्त प्रांत, फिर असम। तो फ्रेंड्स जो संयुक्त प्रांत है इसी को हम लोग आज उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। जो संयुक्त प्रांत है इसी को उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। और कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत, तो जो मध्य प्रांत है उसको मध्य प्रदेश पढ़ते हैं। तो ये जानकारी थी क्वेश्चन नंबर 64 से रिलेटेड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 65 की तरफ। 65 हमारा कह रहा है कि किस भारत शासन अधिनियम के तहत भारत परिषद का अंत कर दिया गया था। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इंडियन काउंसिल का अंत किस भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था। तो इसका जो आंसर होगा, इसका भी आंसर हो जाएगा 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसी अधिनियम के तहत इंडियन काउंसिल का भी खात्मा कर दिया गया था। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि म्यांमार को भारत से किस भारत शासन अधिनियम के तहत अलग कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा, इसका भी आंसर वही हो जाएगा 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो म्यांमार था, म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की विधान पालिका सबसे पहले द्विसदनीय किस भारत शासन अधिनियम के तहत बनाई गई थी। तो जो भारत की विधान पालिका थी सबसे पहले द्विसदनीय बनाई गई थी 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। मतलब डुअल हाउस जो व्यवस्था थी वो लागू कर दी गई थी 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही, लेकिन ये इम्प्लीमेंट किया गया था 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस चार्टर एक्ट के तहत भारतीयों को प्रशासनिक कार्यों में हिस्सा लेना संभव बनाया गया। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, क्योंकि इंडिया में ब्रिटिश शासन चल रहा था और इंडिया में जो रूल करने का जो भी कानून बनता था वो सारे के सारे ब्रिटिशर्स बनाया करते थे और उसमें इंडियंस की कोई भी भागीदारी नहीं हुआ करती थी। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि किस चार्टर एक्ट के तहत भारतीयों को प्रशासनिक कार्यों का मतलब यही हुआ कि जो भी रूल से रिलेटेड, जो भी शासन व्यवस्था से रिलेटेड वर्क होंगे उन वर्क में हिस्सा लेना इंडियंस को नहीं दिया गया था पहले। और 1833 के चार्टर एक्ट के तहत
जो 1833 का चार्टर एक्ट आया था, इसी एक्ट के तहत इंडियंस को भी इसमें हिस्सा लेना संभव बनाया गया था। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा आखिर क्वेश्चन कहना क्या चाहता था। फ्रेंड्स अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। 69 क्वेश्चन कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। कह रहा है कि यूपीएससी की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी। फ्रेंड्स जो यूपीएससी थी, इस यूपीएससी का जो इस्टेब्लिशमेंट था वो किया गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो यूपीपीएससी था, मतलब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इसका भी इस्टेब्लिशमेंट इसी भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था। और वो किया गया था 1 अप्रैल 1937 को। 1 अप्रैल 1937, 1 अप्रैल 1937 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भी स्थापना की गई थी, वो भी इसी भारत शासन अधिनियम के तहत। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। 70 क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो आरबीआई जो था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की गई थी 1935 में। वेरी इजी क्वेश्चन था, आप सभी लोग इसका आंसर जानते होंगे पहले से ही। तो जो 1935 में भारत शासन अधिनियम आया था, इसी अधिनियम के तहत भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना भी की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1935। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको ये 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे और अच्छी तरीके से आप लोगों ने इन सारे के सारे क्वेश्चंस को क्लियर किया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर अभी भी आपको इन क्वेश्चंस में किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा पूरी कि आपको हर क्वेश्चन का डाउट क्लियर करूं और रिप्लाई करूं आपका। तो फ्रेंड्स अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मैं आप लोगों से जाते जाते एक रिक्वेस्ट करूंगा कि फ्रेंड्स अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मुझे नहीं पता कि आप लोग इन क्वेश्चंस को कैसे देखते हैं।